तो यहाँ पे हम पहुंचे थे कि ए जो है ये सेमी मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिट है और बी जो है वो सेमी माइनर एक्सिस है एलिप्टिकल ऑर्बिट का। फॉर प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम eccentricities are small and orbits are nearly circular। ठीक है, हम जो ऑर्बिट्स का जो पाथ है उसको हम तकरीबन सर्कुलर ही कंसीडर कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो R1 था और RB मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था। RA जो है इसे हम कहते हैं एपहीलियन। एपहीलियन क्या चीज है? द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन ड्यूरिंग इट्स मोशन। यानी जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा सूरज से लेके जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा ड्यूरिंग दिस एलिप्टिकल मोशन। ठीक है, और RP जो था इसे हम पेरिहीलियन कहते हैं। पेरिहीलियन क्या को डिफाइन कैसे करते हैं? द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन ड्यूरिंग इट्स मोशन। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द केपलर सेकंड लॉ, और इसे लॉ ऑफ ऑर्बिट्स भी कहते हैं। और इसको हम कैसे स्टेट कैसे करेंगे? ये इसको हम स्टेट ऐसे कर सकते हैं कि एरियाज स्वेप्ट बाय द लाइन ज्वाइनिंग सन एंड द प्लैनेट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आर इक्वल। ठीक है, यानी जितना एरिया स्वीप आउट करती है वो लाइन जो सन और प्लैनेट को मिला रही है। मिसाल के तौर पर एक प्लैनेट है T1 के ऊपर इस पॉइंट पे है और T2 के ऊपर इस पॉइंट पे चला गया। फॉर एग्जांपल ये जो दरमियान वाला डिस्टेंस है ये 10 मिनट है या 10 मंथ्स है फॉर एग्जांपल, ये डेल्टा टी टाइम। और इतने जब ये इसका रेडियस कम हो जाएगा यहाँ पे ये तेजी के साथ मूव करेगा प्लैनेट। हाँ, ऐसे समझे कि ये अलोंग द आर्क इसने ज्यादा आर्क लेंथ इसने ज्यादा ट्रेवल कर लिया, लेकिन ये जो एरिया ये लाइन जो लाइन प्लैनेट को सन के साथ मिला रही है ये जितना एरिया स्वीप आउट करेगी इस डेल्टा टी टाइम मतलब 10 सेकेंड या 10 मंथ में उतना ही एरिया किसी भी वक्त वो स्वीप आउट करेगी। ये है केपलर का सेकंड लॉ। केपलर के सेकंड लॉ को ऐसे भी हम स्टेट कर सकते हैं, एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट रिमेन्स कांस्टेंट। अब एरियल वेलोसिटी हो सकता है आपने पहले ना सुना होगा। एरियल वेलोसिटी हम कहते हैं कि एरिया स्वेप्ट बाय द लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट विद द सन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एरियल वेलोसिटी। तो इसका हम एरियल वेलोसिटी कहते हैं। हम इसका प्रूफ भी करेंगे इस अपनी स्टेटमेंट को, और साथ साथ मैं इसको एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा केपलर का सेकंड लॉ को। इसमें हम ये कहते हैं कि लेट अ प्लैनेट, एक प्लैनेट है जो एक ऑर्बिट में मूव कर रहा है। हाँ, प्लैनेट का जो प्लैनेट की पोजीशन को पोजीशन वेक्टर R से रिप्रेजेंट किया हुआ है एट टाइम t, और कुछ टाइम जब गुजर जाता है मतलब आफ्टर टाइम t प्लस dt ये dr डिस्टेंस ट्रेवल कर जाता है अलोंग द कर्व्ड पाथ, और इसकी जो नया पोजीशन वेक्टर बनेगा इस कुछ टाइम गुजरने के बाद जो प्लैनेट की पोजीशन है उस पोजीशन को लोकेट किस पोजीशन वेक्टर से करेंगे वो होगा r प्लस dr। लेट अ प्लैनेट रिवॉल्विंग इन सोलर सिस्टम एंड r position vector and r plus dr position vector be the position vectors of planets with respect to sun at instant t and t plus dt respectively। सपोज हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि ये जो एरिया है ये जो डेल्टा टी में वो कब जो वो लाइन स्वीप आउट कर लेती है उसे डी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। बी एरिया स्वेप्ट बाय पोजीशन वेक्टर इन टाइम dt। देन यहाँ पे ये देखें ये जितना एरिया स्वीप आउट हुआ है इस टाइम के बीच में डेल्टा टी टाइम के बीच में ये एक ट्राइंगल बन रही है हमारे पास। ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे? इसका जो ट्राइंगल का जो एरिया वो बराबर होता है 1/2 मॉड ऑफ r क्रॉस dr। r क्या था इसका समझने के रेडियस था, और dr जो है ये इसने एक आर्क के अलोंग डिस्प्लेसमेंट किया। ठीक है, अगर हम ये कहें कि ये dr बहुत छोटा है तो हम इसको स्ट्रेट लाइन ले सकते हैं और ये इस तरह की फिर हमारे पास एक ट्राइंगल आ जाएगी
ये जो ट्राइंगल का एरिया वो इस तरह हमने लिख लिया, इसके बराबर आता है। तो एरियल वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे? रेट ऑफ चेंज इन एरिया, रेट ऑफ चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू 1/2 आर क्रॉस डी आर ओवर डी टी के बराबर आ जाएगा, है ना। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F is equal to minus G ms mp ms mass of sun mp mass of planet divided by r mod का क्यूब, r मैग्नीट्यूड ऑफ r का क्यूब है, डॉट r वेक्टर पोजीशन वेक्टर है। ये मैंने ऐसे क्यों लिख लिया, यहाँ पे हम पहले लिखते थे r यूनिट वेक्टर, है ना। r यूनिट वेक्टर बराबर होता है r वेक्टर ओवर उसकी मैग्नीट्यूड। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो ये क्यूब आ जाएगा, डॉट आ जाएगा r वेक्टर। बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का सेकंड लॉ मुझे बताता है कि जो फोर्स है वो तो बराबर होती है ma के, है ना। और जहाँ पे अगर मास ऑफ प्लैनेट हम ले तो ये आ जाएगा mp इनटू a की a जो है ये रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी है, इसे हम d स्क्वायर r और dt स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ जाएगी। इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे फोर्स है, यहाँ पे भी फोर्स है, तो राइट हैंड साइड को हम कंपेयर कर सकते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा mp d स्क्वायर r ओवर dt स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस g ms mp ओवर r क्यूब r वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मैं इस इक्वेशन को रीराइट एक दफा करता हूँ जो कैंसिल आउट किया उसके बगैर, और फिर मैं मल्टीप्लाई करूंगा r वेक्टर को दोनों साइड्स के ऊपर। r वेक्टर है ना, वेक्टर अगर है तो फिर हमें इसकी मल्टीप्लिकेशन वेक्टर वाली होगी या फिर डॉट प्रोडक्ट होगा या क्रॉस प्रोडक्ट होगा। यहाँ पे मैं क्रॉस प्रोडक्ट ले रहा हूँ और r को मैं पहले लिख रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड के भी पहले लिख रहा हूँ, राइट हैंड साइड से भी पहले लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कम्यूट नहीं करता, ठीक है, अनकम्यूटेटिव है तो या नॉन कम्यूटेटिव है। ठीक है, तो ये आ जाएगा r क्रॉस d स्क्वायर r ओवर dt स्क्वायर विच इज इक्वल टू r मल्टीप्लाई मतलब क्रॉस प्रोडक्ट है इसका। ये जो ब्रैकेट के अंदर चीज है ये तो कांस्टेंट है, इसे मैं क्रॉस प्रोडक्ट से बाहर लिख लेता हूँ और हमारे पास आ जाएगा r क्रॉस r। अब r वेक्टर का r के साथ क्रॉस प्रोडक्ट है, दोनों वेक्टर सेम वेक्टर मतलब पैरेलल वेक्टर है। पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमने देखा था वो 0 के बराबर होता है क्योंकि साइन 0 के बराबर होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा r वेक्टर क्रॉस d स्क्वायर r ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हम जो पहले इक्वेशन पढ़ी है इक्वेशन 1 हम उसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, that will be equal to d square a over dt square which is equal to 1/2 d over dt of r cross dr over dt। हाँ, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर इसमें कुछ टर्म्स को मैंने रीअरेंज किया, रीअरेंज करने के बाद मैंने ये देखा है कि जहां जहां क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है सेम वेक्टर के बीच में मतलब पैरेलल वेक्टर्स के बीच में, उस टर्म को मैंने 0 लिख दिया है। ठीक है, इस तरह राइट हैंड साइड यहाँ पे 0 के बराबर आ जाएगी। दिस इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। सो 1/2 d ओवर dt ऑफ r क्रॉस dr ओवर dt इज इक्वल टू 0 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये क्या चीज थी? ये असल में एरिया था। हाँ, अब ये बात बताना भी जरूरी है कि किसी भी वेक्टर किसी भी टर्म का डेरिवेटिव, किसी भी वेरिएबल का डेरिवेटिव हाँ कब 0 होता है? जब वो टर्म पूरी की पूरी टर्म कांस्टेंट होती है, मतलब उस ये dt है तो dt के रिस्पेक्ट से ये वेरी ना कर रहा हो, तो हम फिर इसलिए इसको लिख सकते हैं कि 1/2 r क्रॉस dr ओवर dt इज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो ये था हमारे पास जो केपलर का सेकंड लॉ जो हमें ये बता रहा था कि एरिया ऑफ द इनफैक्ट दिस इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हाँ, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, कौन से रेक्टेंगल? जो कि स्वीप आउट हो रहा था, वो एरिया जो कि स्वीप आउट हो रहा था, किससे कौन स्वीप आउट कर रहा था? वो लाइन जो ज्वाइन कर रही थी सूरज और उस प्लेनेट को, वो लाइन जितना एरिया स्वीप आउट करती है ड्यूरिंग मोशन ड्यूरिंग सम स्पेसिफिक टाइम इंटरवल, ये वो एरिया है और वो कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता। मतलब टाइम डिपेंडेंट है लेकिन उस रेडियस के ऊपर डिपेंड नहीं कर होता। हेंस एरियल वेलोसिटी दैट इज dA ओवर dt इज कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं फिर एरियल वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। ये था केपलर का सेकंड लॉ।
Now we will discuss about the Kepler's third law. केपलर का थर्ड लॉ क्या है, इसकी स्टेटमेंट को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसका प्रूफ भी करेंगे और इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। इसकी स्टेटमेंट ये है कि स्केयर ऑफ पीरियड मतलब टाइम of a planet is directly proportional to cube of its average distance from the sun। ठीक है, ये क्या है कि जो टाइम पीरियड है प्लैनेट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यूब ऑफ इट्स एवरेज डिस्टेंस, इसका जो डिस्टेंस है सन से जितना दूर है इसका एवरेज डिस्टेंस का क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको हम ऐसे भी स्टेट कर सकते हैं, स्केयर ऑफ पीरियड ऑफ अ प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, क्योंकि एवरेज जो होता है उसे हम सेमी मेजर एक्सिस कह लेते हैं, सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्टिकल ऑर्बिट। If T, capital T, is a period of planet, then small r, the average distance of planet from the sun, then according to this law, T square is directly proportional to r cube के, और इसे हम रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं, T square रेशो r cube is equal to कांस्टेंट आ जाएगा। हम इसको प्रूव करते हैं कि क्या ये वाकई ऐसे है, जो हमारा नॉलेज है मैकेनिक्स का उसको यूज करते हुए कि वाकई जो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है या नहीं, ये हम प्रूव करते हैं। हम सपोज करेंगे दो सिस्टम को, दो ऑब्जेक्ट्स को, पहला ऑब्जेक्ट जो है वो सन है, दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो प्लेनेट है। ठीक है, जो सन का मैस है उसे मैंने ms से रिप्रेजेंट किया हुआ है और जो प्लेनेट का मैस है मैंने उसे mt से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, और ये मैं कहता हूं कि F be the gravitational force on the planet due to sun, ठीक है, एंड FC be the required gravitational force। ये ग्रेविटेशनल फोर्स ये ग्रेविटेशनल फोर्स किस काम के लिए यहाँ पे यूज हो रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, जो कि प्लेनेट को एक सर्कल में या एक ऑर्बिट में मूव करने पे मजबूर करती है। देन F इज इक्वल टू, ये फिर ग्रेविटेशनल लॉ से मैं ये लिख रहा हूँ, F इज इक्वल टू G MP ओवर R स्क्वायर, और ये भी हमने पढ़ा हुआ है जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स इन सर्कुलर मोशन इज mr ओमेगा स्क्वायर के बराबर थे। यहाँ पे p मैं ले रहा हूँ, mass of planet r omega square, where r is the average distance between sun and planet and omega represents the average angular velocity। The required centripetal force is provided by the gravitational force। ये gravitational force किसकी वजह से, सन की वजह से, और इसे हम फिर लिख सकते हैं Fc is equal to gravitational force that is F, और इन दोनों की वैल्यूज लिखें यहाँ पे तो हमारे पास आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू G ओवर R क्यूब। यहाँ पे मैं एक बात आपसे को बताना चाहूंगा कि जो ओमेगा है, ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई ओवर टी कैपिटल T टाइम पीरियड है, और 2 पाई का आपको पता है कांस्टेंट है, और ये मैं वैल्यू रिप्लेस करता हूँ। जब मैं ये वैल्यू रिप्लेस करूंगा, ये ओमेगा स्क्वायर था 4 पाई स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर आ गया, दैट इज इक्वल टू G ओवर R क्यूब, और ये आ जाएगा टी स्क्वायर ओवर R क्यूब 4 पाई स्क्वायर ओवर G। ये जो 4 पाई स्क्वायर और G है ये कांस्टेंट है, इसकी जगह पे मैं कांस्टेंट लिख सकता हूँ, तो ये मैंने लिख दिया कांस्टेंट के बराबर है ये, देयरफॉर टी स्क्वायर ओवर R क्यूब इज कांस्टेंट व्हिच प्रूव दैट टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब। तो ये था केपलर का सेकंड लॉ। थैंक यू वेरी मच। और अब कोई अगर आपका क्वेश्चन है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क, एंड आल्सो यू कैन सेंड मी मैसेज ऑन व्हाट्सएप इफ यू हैव एनी क्वेरी अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।